हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती बहुत नज़दीक है और वो बच्चे इसमें उम्मीद करते हैं कि जिनको हाइट की समस्या होती है या जिनका कहीं और नंबर नहीं आ रहा होता है, वो लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि शायद मैं उसमें नहीं आया तो इसमें आ जाऊंगा। इसमें वैकेंसी ज़्यादा अच्छी होती हैं, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा नंबर होता है। और बहुत सारे बच्चे वो कि जो फिजिकली बाकी जगह उतने फिट नहीं हैं और वो भी ग्रुप डी की तरफ देखते हैं, इस भर्ती की तरफ, और रेलवे में शौक भी रखते हैं कि सर मुझे रेलवे में ही जाना है, रेलवे की भर्ती। मेरे दोस्त रेलवे में हैं तो वो बड़े खुश हैं इस जॉब में जा करके। उस तरह के भी बच्चे सपने देख रहे होते हैं। तो इस भर्ती का आप सबको मालूम है कि 23 जनवरी को फॉर्म आ रहे हैं। तो जब 23 जनवरी को फॉर्म आ रहे हैं तो बच्चे, जाहिर सी बात है कि इस समय वो सही समय है कि जब आप अपने आप को एक्टिवेट कर दें या इस भर्ती के लिए खुद को झोंक दें। वो अब टाइम आ चुका है। आप ये सोचें कि सर अभी एग्ज़ाम डेट नहीं है, तो जब एग्ज़ाम डेट होगी तब आपके पास सिर्फ 1 महीना होगा, 1.5 महीना होगा, 2 महीना होगा। जैसे आप देखें, रेलवे कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट नहीं है और एग्ज़ाम होना मार्च में है, वो एक्सपेक्टेड है, और अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं है। अगर वो फरवरी में आएगी, मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो कैसे कोई तैयारी करेगा? तो एग्ज़ाम डेट देख करके तैयारी नहीं करनी। हमें पता है कि इसका फॉर्म की ये डेट है, मेरा फॉर्म भर जाएगा, मैं फॉर्म भर सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, इतना काफ़ी है। आज का जिस लेवल का कंपटीशन है, आपको उसी दिन से, कि जब आप उसके भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए हैं एज वगैरह से, तो फिर आपको उसी दिन से उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपके हाथ का काम नहीं है। एग्ज़ाम डेट दूसरे के हाथ में है। वो जब आएगी, वो आती रहेगी। क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं? ये आपको खुद से पूछना ही होगा। और बच्चे, इस पे मैं आपको उससे पहले कुछ गाइडेंस दे देता हूँ कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी को एक तेजी देनी है, जिससे आप ये श्योर कर पाएँ कि हाँ, मैं इसमें सेलेक्ट हो ही जाऊँगा। बच्चों, 23 जनवरी को ये शॉर्ट नोटिस है। मैं कोई अपने पास से डेट नहीं बोल रहा हूँ कि 23 जनवरी को फॉर्म आ रहे हैं, तो ये शॉर्ट नोटिस आ चुका है। 23 जनवरी को फॉर्म है, जिसमें 32,000 वैकेंसीज के लिए बोला गया था, जो अब बढ़ करके 58,000 की बातें हैं। 18 से 36 साल एज है, क्योंकि 3 साल आपको इसमें छूट दी गई है कोरोना की वजह से, वरना 33 रहती है इसमें। ठीक है, तो 36 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 39, SC ST के लिए 42 है। इसका पूरा जो प्रोसेस है वो आप सबको मालूम होना चाहिए कि पहले फॉर्म है, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम है, वो भी एक एग्जाम है, CBT 1 CBT 2 नहीं। पिछली बार 2 दे दिए थे, जब 2019 में आई थी तो बच्चों ने आंदोलन किया और फिर ये CBT 1 आया, यानी ये डिजिटल प्रोटेस्ट किया था बच्चों ने। ठीक है, कि ग्रुप डी की भर्ती के लिए कैसे आप 2 पेपर ले सकते हो। तो यहाँ पर अब एक ही पेपर आएगा, उसकी चांस नहीं है। दूसरा स्टेप होता है, यानी एक हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा स्टेप हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, और तीसरा हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथा हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल बड़ा नॉर्मल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 10th के और आपके कास्ट सर्टिफिकेट ही देखा जाना है, और पीईटी में आपको 35 किलो वजन लेकर के 100 मीटर दौड़ना है, जो कहो वो करना है। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल है। और एग्जाम के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम है। इस पे जिसने फोकस कर लिया वो इस नौकरी को ले गया। ठीक है, चलो, ये 58,000 की बात कहां से उठी थी? हालांकि उठी इससे पहले गई थी, क्योंकि एक ऑफिशियल नोटिस था या अनऑफिशियल था, जैसा भी था, वो इंटरनल नोटिस था, उसके बिहाफ पे छपा या वो इसके बिहाफ पे छपा, वो अलग बात है, क्योंकि वो इससे पहले आ गया था। बट ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जिसपे सबसे ज्यादा बच्चे भरोसा करते हैं, ये उसमें छपा था। और इसको ये कहना कि ये 100% सही है, इसको कहना मैं इसलिए बच रहा हूं। मैं 100% कह भी देता इस वजह से, क्योंकि ये जो है ना, ये जुड़ करके 58,242 नहीं बन रहे हैं। अगर ये बन रहे होते तो फिर तो 100% ये सही था। बट हो सकता है अभी इसको, मतलब उस तरह से बांटा ना गया हो और इकट्ठे पद ये तय हो गए हों, कि कुछ भी संभावना हो सकती है। और पूरी संभावना ये चल ही रही है कि पद बढ़ के आएंगे, लेकिन ये पता चलेगा 23 जनवरी से पहले पहले। ठीक है,
और ये जो 58,000 की बात थी, मैं कह रहा हूं कि इस लेटर को देख करके वो छपा है, ऐसा उम्मीदें कम है, क्योंकि वो जब पुख्ता जानकारी होती है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में तभी आती है। अब आपको ये पता होना चाहिए, हालांकि उस पर मैं पूरा फुल डिटेल में वीडियो पहले ही कर चुका हूं, तो इसलिए उस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आज जिस बारे में बात करने आया हूं सिर्फ उतनी ही बातें करूंगा। और ये आपको मालूम है कि एग्जाम में क्या क्या आता है, एक बार और देख लेते हैं। 90 मिनट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन को कैसे कैसे बांटा गया? 25 क्वेश्चन साइंस, 25 मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अलग से लिखा है, तो जाहिर सी बात है करंट अफेयर्स का रोल थोड़ा सा सामान्यतः एग्जाम से ज्यादा होगा। और ये आप मान लीजिए कि ये 3 सब्जेक्ट आप जहां के लिए भी, जिसके लिए पढ़ते हैं, वो सारे इसमें भी काम आएंगे। एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जो विशेष पढ़ना पड़ेगा आपको, हालांकि आपने जनरल साइंस पढ़ रखी है और यहां लिखा भी जनरल साइंस ही है। जब आप इसका सिलेबस भी देखते हैं जनरल साइंस का, तो वहां साफ साफ लिखा होता है कि 10th तक का सीबीएसई पैटर्न आपको पढ़ना है। तो 10th तक का सीबीएसई का हो या एनसीईआरटी का हो, एक ही बात है। सिलेबस देखोगे तो यही लिखा मिलेगा। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर लेते हो, यानी इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपका इसमें सिलेक्शन श्योर हो जाता है। तो मेन जो सिलेक्शन डिपेंड करता है वो साइंस पर करता है। और साइंस और अलग एग्जाम से, मतलब इसका साइंस इतना डर क्यों बैठा हुआ है बच्चों में, उसका एक ही कारण है कि इसमें बच्चों के मन में एक विधा उत्पन्न रहती है कि भाई इसमें ना न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, और वो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं होते। हो सकता है फिजिक्स में आपको 3-4 न्यूमेरिकल पूछ ले, हो सकता है केमिस्ट्री में 2-3 पूछे, यानी टोटली 5-6 न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं 25 में से। और वो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान चीज़ है, वो फॉर्मूले ही तो हैं, उस फॉर्मूले पे बस डिजिट रखनी है वो। बट वो फॉर्मूले ही याद करने में दिक्कत होती है बच्चों को, उसको कैसे समझा जाए, वो साइंस कौन सी है जिससे इसका विशेष पहचान बनती है ग्रुप डी की। तो इसके लिए आप आरडब्ल्यूए पे भरोसा रखें, आपको साइंस में तकलीफ नहीं होने देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जब 2019 का पेपर 2022 में हुआ, तो वही टीम आपको यहां अब भी पढ़ा रही होगी, तो उस टाइम पे भी साइंस की बहुत प्रशंसा आरडब्ल्यूए की हुई थी। और उसके बाद तो आरडब्ल्यूए में तो भाई बहुत, आपको पता है, अमूल चूल परिवर्तन हुआ है और बहुत बहुत चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हुई हैं। तो निश्चित तौर पर आपको उससे ज्यादा फायदा ही इस बार मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। तो रेलवे में पदों की संख्या, तो इसमें अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि 32,000 आएंगे या 32,000 से बढ़ के आएंगे। तो आएंगे 32,000 से बढ़ के, वो 58 हो, 60 हो, 70, 75 तक की भी बात कुछ लोग करते हैं कि ग्रुप डी में अंत तक जब ये भर्ती होगी तो 75,000 पद होंगे। पर वो 75,000 होंगे या नहीं होंगे, पर ये जरूर दिख रहा है कि 50 प्लस तो पद आने ही हैं। पिछली बार ये 1 लाख थे, ठीक है। फॉर्म डेट ये क्लियर है, 23 जनवरी को आएंगे, तो उससे पहले पदों की संख्या क्लियर हो जाएगी। हालांकि बाद में भी पदों की संख्या बढ़ती रहती है, कई भर्तियों में बढ़े हैं। एग्जाम के लिए समय कितना मिल जाएगा, तो ये मैं पहले ही कह चुका हूं भाई, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, तो आप ये मान लो कि रेलवे के पास जो समय खाली है वो जुलाई के बाद ही है, तो ये जुलाई के बाद ही होगा। तो आप एक्सपेक्टेड मंथ जुलाई मान सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं ले सकते जुलाई के बाद होगा जी, दिसंबर में हो, नवंबर में हो, तो हम लास्ट का मंथ तो नहीं लेंगे। लेकिन जो सबसे जल्दी अगर संभव है तो वो जुलाई है। उसके बाद कितने दिन बाद होगा नहीं पता। चलो ठीक है, एक टारगेटेड स्कोर अगर आप देखना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं कि मुझे किस स्कोर को टारगेट करना चाहिए ग्रुप डी में जॉब की सिक्योरिटी के लिए, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इसके अंदर अगर 100 में से 75 क्वेश्चन राइट कर देते हो, भाई जैसा पेपर पिछली बार आया मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, 75 क्वेश्चन का टारगेट जो अचीव करना बहुत मुश्किल है। पिछली बार की बात करूं तो जो सेलेक्ट हुए उनमें मुश्किल से 1000 बच्चों के सही हुए होंगे, 1 लाख बच्चों में जो सेलेक्ट हो गए उनमें 1000 बच्चे ही 75 क्वेश्चन कर पाए होंगे। तो आप कहो सर इस बार भी तो 50,000 वैकेंसीज हैं, तो इसका मतलब 75 पे तो श्योर ही सिलेक्शन हो जाएगा।
मैं कह रहा हूं पिछली बार 1 लाख की जगह अगर 1,000 वैकेंसीज भी होती तो 75 वालों का सिलेक्शन हो जाता, ये मैं कह रहा हूं। हालांकि कुछ जगह सिलेक्शन ऐसा भी हुआ कुछ आरआरबीज में कि एक बच्चे के 33 क्वेश्चन ठीक, कट ऑफ हालांकि 61-62 पे गया, तो 61-62 पे भी उसका नंबर था 33 क्वेश्चन वाले का। ये मेरे सामने एग्जाम्पल था। ये कैसे? नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पेपर बहुत सारे होते हैं और जितने ज्यादा होंगे नॉर्मलाइजेशन में उतना ही ज्यादा फर्क पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो इस बच्चे को क्या इतने ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन मिल गया होगा 28-29 का? ये मेरी आंखों के सामने का उदाहरण था। तो भाई मतलब ये 61-62 की कट ऑफ में 33 क्वेश्चन ला के भी क्लियर कर गया। मैं ये कह रहा हूं कि पिछली बार कट ऑफ जो गई थी वो 65 भी गई, 67 भी गई, 68 भी गई, 71 भी गई, कहीं की 72 भी गई, पर उनके 65, 67 या 71, 72 ही क्वेश्चन नहीं थे। उनके क्वेश्चन 40 भी थे तब भी उनके 68 हो गए, किसी ने 45 किए उसके तब भी 70 हो गए। तो ऐसे भी सिलेक्शन हुए हैं, यानी 100 में से 45-46 क्वेश्चन पे भी अच्छी जगह अच्छी आरआरबी में सिलेक्शन हो गया था। तो अब 75 क्वेश्चन अपने आप में फिर तो चैलेंज हो गई, तो फिर तो 1000 बच्चे से ज्यादा होंगे ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन होकर हो सकता है 90 पे भी पहुंच गए हों। ठीक है, तो इसलिए भाई जो टारगेट स्कोर है, टारगेट तो हम सेफ स्कोर को कहते हैं ना, कि अपने दिमाग में एक माइंडसेट में बना के तो चलोगे मैं 75 के नंबर को कैसे अचीव कर सकता हूं, कि मुझे किस किस में कितना कितना करना है। तो अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो बहुत शानदार हो जाएगा। अब आप देखो कि जैसे मैथ्स में आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैं आपको एक देखो फिगर दे देता हूं कि 75 को कैसे लाया जा सकता है। जैसे साइंस है, मैथ्स है, तो मैथ्स में जैसे 25 क्वेश्चन है, तो आपका मैथ्स मान लेता हूं मैं एडवांस आता है जी, 4-5 क्वेश्चन पक्के आते हैं, पर आप फिर भी एडवांस मिलाकर के 20 क्वेश्चन टारगेट करो कम से कम मैथ्स में। फिर भी अगर कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत वीक होता है तो वो यहां 15 भी लेकर के चल सकता है, पर वो रीजनिंग फिर 28-30 ही करे। ठीक है, लेकिन अगर आप मैथ्स में 20 करते हो तो यहां 26-27 भी चल जाएगा। ठीक है, 26-27 इसको। जीएस में, जीएस एसएससी से थोड़ी आसान आती है, तो आप यहां पर अपना स्कोर फिर भी 12 क्वेश्चन तो टारगेट कर ही सकते हैं। और यहां पर जो साइंस है, बहुत अच्छे स्कोर पिछली बार 18-20 के आसपास थे, बहुत अच्छे स्कोर। और अगर एक जेन्युइन स्कोर अगर मैं बोलूं कि भाई 16 क्वेश्चन तो हर बच्चे को करने ही चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है, तो ये बहुत अच्छे गुड स्कोर में आएगा ये तो। ठीक है, अब मैं आपका यही मान लेता हूं कि 16, 20, 36, 36 और 26 अगर मैं जोड़ूंगा तो 62 नंबर बन जाएंगे, और 62 और 12, 74, 75 नंबर ऐसे बना दिए मैंने आपके। कैसे? कि मैं साइंस में केवल 16 भी लेके चलूं, क्योंकि साइंस आएगी उस लेवल की। मैं अगर मैथ्स में 20 लेके चलूं, आप क्यों नहीं सर मैथ्स में 15 ही कर पाता हूं, तो फिर साइंस 18 तक कर लेना, रीजनिंग 28-29 कर लेना, और जीके को एक आध बढ़ा लेना, तो आपकी मैथ्स की पूर्ति हो जाएगी। तो अपनी अपनी तरह की अपनी अपनी कलाएं हैं बच्चों पे, अपने अपने। अब कोई बच्चा एक सर में मेरा मैथ्स बिल्कुल जीरो है, तो भाई आपके पास 6-7 महीने, मैथ्स बनाने को 4 महीने चाहिए बस, तो बनाओ। बिना मैथ्स के सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी आरआरबी में। ठीक है, तो मैं आपको एक मतलब एक आंकड़ा दे रहा हूं कि क्या क्या आप अपने स्कोर से सेट कर सकते हो, जिससे, और ये बहुत असंभव नहीं है, ये बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, और सफलता के भाई 3 सूत्र हैं। देखो, जब भी आप ऑनलाइन, देखो आज के टाइम में ऑफलाइन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं शायद सिलेक्शन भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो 2 घंटे 3 घंटे से अब सिलेक्शन नहीं होते। सिलेक्शन अब होते हैं कि रोज आपको 7-8 घंटे घर पे पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाली चीज, तो अगर, चूंकि जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है। एक तो आप क्लासेस, कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं मैं एकदम फ्रेशर हूं, तो फ्रेशर हूं तो बिल्कुल आप जैसे आपका टीचर कह रहा है एक जगह फॉलो कर लो। मेरी बात याद रखना, अगर आप फ्रेशर है ना तो आप जगह जगह मत भटको, सिर्फ एक जगह पढ़ो, और उस एक जगह ही पूरे विश्वास से पढ़ो, आप सबसे जल्दी सीख जाएंगे। और एक बच्चा जगह जगह से पढ़ता है, मैंने वो चैप्टर वहां से करा, वो चैप्टर वहां से करा, वो नहीं कर पाएगा उतना बढ़िया।
अगर फ्रेशर हो। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो फिर उन कोशिश करिए कि उन चैप्टर्स की ही क्लास देखूं जो मेरे वीक है। तो क्लासेस को आप ऐसे टारगेट करिए। फ्रेशर बच्चे को एक अगर किसी बैच से भी वो जुड़ जाए तो उसके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि बैच में टीचर फालतू की बातें नहीं करेगा। यूट्यूब पे आपको बहुत फालतू की बातें मिल जाएंगी। बैच में वो सिर्फ कंटेंट रिलेटेड करेगा, लेकिन उससे पहले रिसर्च करो कि कौन वास्तव में बैचेज अच्छे कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, अगर आप आरडब्ल्यू पे भरोसा करते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो भरोसे पे आप आरडब्ल्यू को दुगना खरा उतरता पाओगे, दुगना, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, बुक्स की बात करूं तो भाई बुक्स, जिन बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुतायत हो उन बुक्स को पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर ही बहुत सारा पेपर 70-80% उनसे ही बन जाता है, और वहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है। क्योंकि देखो, बुक्स एसएससी के लिए भी अलग हैं बुक्स, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो सारे एग्जाम्स को ओरिएंटेड करके बनाई गई हैं, जिसपे रेलवे का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि जो रेलवे के लिए बुक्स अगर किसी ने बना भी रखी हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि वहां रेलवे के एग्जाम्स के पैटर्न को ध्यान में रख के बनाया गया होगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट ये आपको हर संडे में फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बुक्स के लिए हम लोगों ने भी हर सब्जेक्ट की अलग अलग बनाई हुई है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, एक रेलवे विज्ञान हम लोग लेकर के आ रहे हैं, रेलवे विज्ञान के नाम से। तो ये आपको धर्मेंद्र सर और भावना मैम, इन दोनों टीचर्स की आपको इसमें मेहनत दिखेगी, जो हाथ से एक एक शब्द है ना, अगर मैं एक शब्द, एक लेटर की बात करता हूं तो वो आपको बिल्कुल अपने हाथों से लिखा दिखाएंगे यार। ये मतलब बिल्कुल संजोया है, किसी कंटेंट राइटर की हेल्प नहीं है। ये एकमात्र बुक है आरडब्ल्यूए की जिसमें किसी भी कंटेंट राइटर की कोई हेल्प नहीं ली गई है। सब कुछ टीचर ने अपने आप लिखा है, सब कुछ A to Z। ठीक है, तो ये रेलवे विज्ञान, ये वही टीचर्स हैं जिन्होंने पहले 2019 वाले पेपर में 2022 में जो हुआ है उसके लिए पढ़ा है, और बहुत तारीफें भी पाई हैं बच्चों से। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और एक इन्होंने दिया पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, तो ये भावना मैम और धर्मेंद्र सर के द्वारा लिखी हुई बुक है, जो आपको शायद मैं 26 जनवरी या उसके आसपास लॉन्च कर रहा हूंगा। ठीक है, ये वो बुक्स हैं कि देखिए यहां भी हमने साइंस में दी थी, और मैं कहता हूं कि भाई देखो ये एनटीपीसी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन अगर आपको ग्रुप डी लेनी है तो इनका फोटो जिस पे लगा हो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, और ये 3 बुक्स, ये ग्रुप डी और एनटीपीसी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दोनों कॉमन एग्जाम भी होंगे, तो ये तीनों बुक्स ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, और उनके ही क्वेश्चंस इनमें हमने डाले हुए हैं। ठीक है, तो ये बुक्स कैसे मिलेंगे? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएंगी। आप आरडब्ल्यूए के बुक फोल्डर में, रोजगार विदंग की टाइप के बुक फोल्डर में जाएंगे, बुक का फोल्डर बना हुआ है जहाँ पेड क्लासेस, वहीं बुक का भी है। बुक पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ग्रुप डी एनटीपीसी कॉम्बो, तो वहां से 3 बुक का भी कॉम्बो और चारों का भी है। 3 बुक का इसलिए बनवाया कि आप साइंस छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये वाली साइंस बाद में आएगी। बच्चों, अब जिसलिए वीडियो बनाया है, जिसके लिए, तो हमने ना कि 23 तारीख से फॉर्म आएंगे, और जब फॉर्म आएंगे तो हर बच्चा भागेगा कि मैं कहाँ पढ़ूं, मैं किसके साथ जुड़ूं, मैं कहाँ नहीं जुड़ूं। ऐसे बहुत सारे असमंजस उसके मन में होते हैं। उससे पहले मैं एक चीज चाह रहा हूं कि आप उससे पहले ये देख लीजिए कि आपके रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। हो सकता है किसी बच्चे के पास बुक होगी, हो सकता है किसी बच्चे के पास बुक नहीं होगी प्रीवियस ईयर की, पर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ग्रुप डी किस तरह के क्वेश्चंस को लेके आता है। मैं फिर बता रहा हूं, 2022 में पेपर हुआ, अब 2025 में पेपर होगा। 3 साल में बहुत कुछ बदलता है, लेवल भी बदलेगा, और प्रीवियस ईयर का आइडिया फिर भी दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो जैसे हमने मैथ्स, और देखो रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहा हूं तो मैथ्स में मैं आपको दीपक भाटी सर दे रहा हूं, और जिसके लिए बहुत सारे बच्चे उम्मीद भी कर रहे थे कि सर बेसिक से मैथ्स अगर कोई सिखा सकता है तो वो दीपक भाटी सर हैं, उनको जरूर देना। तो वही मैंने आपको लिए यहां पर दिए हैं। मैथ्स 10 बजे से क्लास होगी, और रीजनिंग की राहुल शर्मा सर, जो बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं,
1 बजे से इनकी होगी और यही आपके बैच में रहेंगे, जो बैच भी लेकर के आऊंगा। ठीक है, हिस्ट्री की 4:30 बजे से, और एक दिन में ना एक ही क्लास है। 18 तारीख को हिस्ट्री की है, 19 को फिजिक्स की है, 20 को पॉलिटी की है, 21 को इकोनॉमिक्स की है। 4:30 बजे का ही समय है शाम को। ठीक है, ये क्लासेस आपकी डेली चल रही होंगी, मैथ्स की और रीजनिंग की। और ज्योग्राफी की भी 4:30 बजे 22 तारीख को, बायोलॉजी की 23 को, और केमिस्ट्री की 24 को, और स्टैटिक जीके की 25 को। ये वो टीम है जो आपके ग्रुप डी बैच में पढ़ा रही होगी। तो आपको दिख रही है कि आरडब्ल्यूए की वास्तव में वो सारे टीचर्स दे दिए जो हमें चाहिए। ठीक है, तो आप इन टीचर्स से ये क्लासेस करने का आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर को भी ये कितना आसान तरीके से पढ़ा देते हैं। यहीं से आपको टीचर्स की खास बात दिख भी जाएगी। ठीक है भाई, ये 1 हफ्ते की क्लासेस है, ओनली 1 वीक, ओनली 1 वीक। अगर आप ये वीक प्रीवियस ईयर को अपनी उंगलियों पे, अपने टिप्स पे कर देते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा ये चुनने में कि मुझे कहां पढ़ना है, कहां नहीं पढ़ना है, या मैं अब यूट्यूब पर क्या पढ़ूं, किससे जुड़ूं। ये सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और वो हम करते हैं हर पेपर से पहले या हर फॉर्म से पहले। हम चाहते हैं कि उसके बच्चा प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ ले। वो प्रीवियस ईयर अगर पढ़ लेगा तो निश्चित तौर पर उसको फायदा होता है, और हर एक बच्चे के दिमाग में ये होना चाहिए, किसी भी बैच को लेने से पहले, किसी भी टीम से जुड़ने से पहले, किसी भी क्लास से जुड़ने। थैंक यू, नमस्कार।